नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। खड़गे की कांग्रेस नेताओं को नसीहत, का बजट के आधार पर करें वादे। बीजेपी ने पूछा क्या ये राहुल को सिखाया। बीजेपी द्वारा नवाब मलिक का विरोध किए जाने पर बोले अजीत पवार, कहा 4 नवंबर तक सब कुछ हो जाएगा साफ। हरियाणा के किसान नेता ने सरकार से की मांग, बोले पराली जलाना किसानों की है मजबूरी। बाबा बागेश्वर की अनूठी दिवाली, विरोध करने वालों के नाम पर फोड़े सुतली बम। दिवाली पर दिल्ली में आग की 320 घटनाएं, टूटे 10 साल के रिकॉर्ड, 3 की हुई मौत। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे की कार्ड के तौर पर सपा ने दिया नारा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण। पाकिस्तान में धमाका, 5 स्कूली बच्चों समेत कुल 7 लोगों की हुई मौत, 22 लोग गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में एक चरण चुनाव होना है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। यहाँ महायुति बनाम एमवीए का चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को नसीहत देते नजर आए, वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव गॉट बजटरी प्रोविजंस, फॉर विच यू हैव गॉट फिनेंशियल अवेलेबिलिटी। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क ए वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल क्वेश्चन from the esteemed Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, that if today you are realizing that don't make reckless announcements, only make those for which there is financial provision and also in the budget. महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आज चुनाव प्रचार के लिए मराड़ा पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने बारामती विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। अजीत पवार ने जून 2023 में एनसीपी को विभाजित कर दिया था, जब एनसीपी नेता और मानखुद शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक के बारे में पूछा गया तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि 4 नवंबर तक ये स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा। इस पर अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से बयान सामने आया है। बीजेपी ने जिस तरीके से नवाब मलिक का विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी अजीत पवार को कि आप इनको किसी तरीके से पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उनको अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में नहीं लेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे। और अब उनके जो बोल हैं अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से एबी फॉर्म भी एनसीपी अजीत पवार जी का गुट दे देता है उन्हें, फिर आकर आशीष शेलर जो इतना घोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उनको दाऊद का साथी बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि जो महायुति नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के को पाने के लिए साथ में एक साथ हुई है। धन बल का इस्तेमाल कर कर लोगों को उन्होंने भ्रमित कर कर ये लोग साथ में आए हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। दिखा रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और आपस में ही इतना विरोध है। दूसरी बात कहते हैं कि सना मलिक जी जो हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शुक्ला सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम करती हैं।
उन्होंने कहा है कि हम लोगों का फ़ोन टैप करवाती थी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव में हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन केस किया जा रहा है, फर्जी आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। देखिए, राज्य के पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी, फोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फोन, शरद पवार साहब का फोन, उद्धव जी का फोन, नाना पटोले जी का फोन, सबके फोन टैप कर रही थी। ऐसे व्यक्ति आज पुलिस महासंचालक है, क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करने की अपेक्षा कर सकते हो? हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए, तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। स्मॉग की मोटी परत की वजह से यहाँ लोग सांस लेने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। निर्माण कार्य, गाड़ियों से निकले धुएं और दीपावली के पटाखों से तो प्रदूषण का स्तर बिगड़ा ही है। पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण भी दिल्ली एनसीआर का दम घोटने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इन सभी कारणों से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है और लोगों को एक एक सांस के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच हरियाणा के किसान नेता का कहना है कि पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। देखिए, सबसे पहले जब मजबूरी होती है किसान की, और मजबूरी क्या है, जो छोटा किसान है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला 5 एकड़ तक का किसान है, उसके पास जो ट्रैक्टर है, जो साधन है, वो छोटा है, 35-40 हार्स पावर का है। तो जो इम्प्लीमेंट है, चाहे उसको कोई भी चीज उसने लगानी है, सुपर सीडर चाहिए, वो 60 हार्स पावर से ऊपर चाहिए, चाहे रिपर है, चाहे बेलर की बात करें, गांठ बनाने वाला, वो भी छोटे किसान के पास मिलता नहीं है जल्दी से, और उससे भी बड़ी मुसीबत आज के समय में धान बेचने के लिए मंडियों में 5-5 7-7 दिन रुलना पड़ रहा है। डीएपी लेने के लिए अगर घर के 3 सदस्य हैं तो तीनों ही एक डीएपी की लाइन में लगा हुआ है। हाल ही में इस्लाम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपनाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अपना नाम और जाति बदल ली है। उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया है। अब वो त्यागी ब्राह्मण से ठाकुर बन गए। उन्होंने साल 2021 में इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाया था, तब अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा था। जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने दिवाली के मौके पर सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही अपने नाम का ऐलान भी कर दिया। जब वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था तब वे खास चर्चा में आए थे। अब जितेंद्र सिंह सेंगर साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। मदरसा शिक्षा को आतंकवाद से जोड़ने और कुतुब मीनार को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद वे चर्चा में आए थे। रिजवी ने उस समय दावा किया था कि कुछ शैक्षणिक संस्थान चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। इस बयान के बाद शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों ने उनका विरोध किया था। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के उलेमाओं ने उनके विवादास्पद विचारों के जवाब में उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था कि उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी को डासना देवी मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की उपस्थिति में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के जरिए उनको सनातन धर्म ग्रहण कराया था। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार अनूठे अंदाज में दीपावली का पर्व मनाया। दरअसल बाबा बागेश्वर ने दीपावली पर पटाखों का विरोध करने वालों के नाम से सुतली बम फोड़े। इसके बाद दीपावली पर पंडित ने जमकर आतिशबाजी की। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पर दीपावली का पर्व आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ दीप पर्व मनाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने देशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी। पूजा पाठ के बाद बागेश्वर धाम पर आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ। इस दौरान महंत शास्त्री ने भी जमकर आतिशबाजी चलाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दीपावली के विशेष अवसर पर 10 स्पेशल सुतली बम फोड़े। उन्होंने दिवाली से पहले कहा था कि जो लोग हमारे सनातन त्योहार का विरोध करेंगे उनके नाम सुतली बम जरूर फोड़े जाएंगे। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आतिशबाजी का विरोध करने वाले लोगों के नाम 10 सुतली बम फोड़े। हर साल दिवाली की रात आग की घटनाओं का सामने आना कोई बड़ी बात नहीं। इस बार दीपावली के मौके पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों की तुलना में ज़्यादा आतिशबाजी हुई। इसका सीधा असर ये देखने को मिला कि एक ही रात में दिल्ली में आग की 320 घटनाएं हुई हैं।
जिसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के मुताबिक दिवाली की रात को आग लगने की भारी संख्या में सूचना मिली। दमकल विभाग को रात में कुल 320 आग की घटनाओं की लोगों ने कॉल के जरिए जानकारी दी है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। बहुत मेजर कॉल तो नहीं, पर कॉल काफ़ी। अगर मैं बताऊं, शाम को कल 5 बजे से जब लोग पूजा वूजा शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक करीब 192 कॉल आई और रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लगभग 158। तो आप देखेंगे कि 300 का आंकड़ा जो है पार हो गया। आप 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप समझे 12 घंटे में 300 का आंकड़ा पार हुआ। खुशी की बात ये रही कि कोई बड़ी फायर नहीं हुई है, छोटी छोटी फायर हुई। एक फायर विकासपुरी में हुई जिसमें 2 लोग बेहोश हो गए थे, उनको शिफ्ट किया गया। मंगोलपुरी में एक फायर हुई जिसमें एक लेडी थी और 2 बच्चे थे, वो बर्न इंजरी हुई। एक फैक्ट्री में फायर हुई, एक फर्स्ट क्राई का शोरूम था शादरा की साइड में, उसमें हुई। ये छोटी छोटी फायर थी, इन पर ज़्यादा मतलब हमने तुरंत काबू पाया गया। और ये हमारा, मैं इस बात को भी कहूँगा कि कोई भी मेजर इसलिए भी नहीं हुई कि शायद हमने इस बार जो फायर पोस्ट थी वो बढ़ाई थी। हर साल इस पिछले साल से करीब 6 ज़्यादा पोस्ट लगाई थी हमने, और जो कि हम पास एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाते आते हैं, बढ़ाते आते हैं। कहाँ आग बनती, कुछ बंद भी करते हैं, कुछ नई जगह भी लगाते हैं। तो अगर आप कहें मेरे से पूछे, कॉल ज़रूर ज़्यादा हुई, बट वैसे कोई जान मान वाले की कोई डेथ का केस नहीं आया, कोई बहुत बड़ी फायर नहीं हुई कि जिसमें हमें 20-25 फायर टेंडर भेजने और रात भर चलिए। दिल्ली में दिवाली के अवसर पर गुरुवार की रात जमकर आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिला। इससे दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई। आज सुबह के समय लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें बड़े पैमाने पर सामने आई हैं। AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दरअसल दिल्ली का आसमान गुरुवार की रात उस समय जगमगा उठा जब लोगों ने पटाखों पर लगी रोक को दत्ता बताकर बड़े पैमाने पर पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। दिवाली की शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस बार दिल्ली ने थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जैसे कि पटाखे तो बहुत चले हैं रात को, मगर AQI जैसे हमने सुबह देखी है सोनिया विहार की, वो 467 है। तो यानी कि पिछले सालों से जैसे 900, आनंद विहार 800 पहुंच रहा था, अगर 450 का हम लोग 350 और 450 का एवरेज लेके चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हवा गंदी नहीं है, बहुत प्रदूषण है। ये भी अभी जो है लंग्स के लिए, एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, कोल्ड कफ, वायरल, ये उस सब के लिए बहुत ही घातक है। एकदम मतलब जैसे आप सोचो कि गल घोटू हवा है। मगर क्योंकि इम्प्रूवमेंट है पिछले साल से, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी अवेयरनेस जो है वो ज़रूर आई है लोगों में। क्या पटाखे के अलावा भी हैं? देखिए, पूरी दिल्ली का प्रदूषण जो है, पटाखे तो कल चले हैं। मैं समझती हूँ कि मैं तो क्योंकि फॉलो कर रही थी, तो 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से प्रदूषण बढ़ा ही हुआ है। 350 तो दिवाली से पहले भी था। फर्क आया है दिवाली से। इससे ये पता चलता है कि जो पूरी जिम्मेदारी है, हम पटाखों को नहीं दे सकते प्रदूषण की। प्रदूषण के कई कारण हैं और सब जानकार हैं, अथॉरिटीज जानती हैं, जनता जानती है कि हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हीकलर पोल्यूशन है देखिए, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर ठंड का मौसम आ रहा है, उस हिसाब से भी जो प्रदूषित जो कण होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कि लोअर एटमॉस्फेयर में। तो उस हिसाब से कई कारण है। और फिर ऊपर से भूले नहीं, पराली तो जल ही रही है, सर्दियां शुरू हो गई। दिल्ली के शादरा इलाके में दिवाली की रात को चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 40 साल के आकाश शर्मा अपने भतीजे ऋषभ के साथ घर के बाहर गली में पटाखे जला रहे थे। तभी हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आते हैं। उनमें से एक आकाश शर्मा के पैर छूता है और दूसरा वहीं खड़ा रहता है। बाद में वही गोली चलाता है। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर, जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और कृष। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है कृष और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। सर, ये जो जुवेनाइल है, ये आकाश और इनकी फैमिली का क्या लगता है और इसमें क्या बताया, आखिर क्यों जो है हत्याकांड को अंजाम दिया? ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में।
तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगे हैं। इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नारों का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। पहले जहां बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, वहीं अब इस क्रम में समाजवादी पार्टी भी शामिल होती दिख रही है। सपा ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब के तौर पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। पार्टी ने लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले कई पोस्टर भी लगवाए हैं। सपा के जुटेंगे तो जीतेंगे के नारे के जवाब में भाजपा ने कहा कि जो हमेशा बांटने का प्रयास करते हैं आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने जब बटोगे तो कटोगे का नारा क्या दिया, अब सब जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आपको जोड़ना है तो आपको सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा। सिर्फ दिखावे के लिए पोस्टर लगा देने से ये नहीं होने वाला। बटेंगे तो कटेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा चुनाव में भी पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ था। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में इसका समर्थन भी किया था। अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे के साथ दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अब उनकी पार्टी यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। पहले उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस और ज्यादा सीटें चाहती थी। यूपी की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो अपनी संविधानुसार राजनीति कराती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता के हित के लिए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भाजपा सहूलियत की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, कुछ समय बाद ही चुनाव की घोषणा हुई थी। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई थी, 2 राज्यों में नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 10 सीट पे होना था, 9 सीट पे चुनाव की घोषणा हुई, 1 सीट पे टाल दिया गया चुनाव बेवजह के कारणों को गिना के। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सहूलियत की राजनीति करती है। अगर सहूलियत है तो एक साथ चुनाव होंगे, सहूलियत है तो एक चरण में चुनाव होंगे, सहूलियत है तो 7 चरणों में चुनाव होंगे, और सहूलियत नहीं है तो अपने हिसाब से चुनाव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती है। वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि काशी मथुरा, देखिए जो धर्म की बात है, मंदिर मस्जिद की बात है, उस पर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें तो मुख्यमंत्री जी से पूछना है कि पिछड़ों को आरक्षण आपकी सरकार में मिलेगा क्या, उनका हक मिलेगा क्या। दीपावली के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हवा में जहर घुल गया है। राजधानी लखनऊ हो या आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर या अचरज का शहर आगरा, हर जगह हाल बेहाल है। आगरा के रोहता में सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक AQI 218, वहीं राजधानी लखनऊ में CPCB के केंद्रीय विद्यालय स्टेशन के मुताबिक AQI 268 रहा। यूपी के अन्य शहरों की बात करें तो संभल में 384, मुरादाबाद में 373, मेरठ में 326, हापुड़ में 312, गाजियाबाद में 299, बुलंदशहर में 286, नोएडा में 273, कानपुर में 210 AQI रहा है। मैं आज ही आगरा विजिट करने आया हूँ। मैं अभी ताजमहल के बैक साइड में हूँ। यहाँ कुछ हल्का पोल्यूशन है, हो सकता है दिवाली की वजह से हो। थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, तो लेकिन बात ठीक है। यूपी सरकार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी CM ने कहा है कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। डिप्टी CM ने कहा है कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देंगे। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है। ये सिर्फ भाषण का हिस्सा है, विपक्ष इसको तूल देकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है। डिप्टी CM ने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। इसे हमारे नेता PM नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी का पार्टी काम कर रही है। सपा कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है। ये हिंदुओं में जाति देखते हैं और मुस्लिमों को एक नज़र से देखते हैं। सच्चाई यह है कि मुस्लिमों में भी कई वर्ग हैं, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष इस पर बात नहीं करता। बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा सबसे पहले
यूपी में दिया था। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम योगी ने एक जनसभा में ये बात कही थी। इसके बाद हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ योगी ने बल्कि भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इसको दोहराया। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव में भी इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक मुस्लिम आबादी, जो कि देश की आबादी का 20% है, उसको भरोसे में नहीं लिया जाएगा, तब तक कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि हमने CA/NRC को लेकर देखा था, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब तक सरकार इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में नहीं लेती, कानून लागू नहीं किया जा सकता है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग, जो मुस्लिम समाज है, जो बिहार देश की आबादी का 20% है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरह की आमूल-चूल परिवर्तन कानून में नहीं ला सकते। हम लोगों ने देखा CA/NRC में क्या हुआ, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कानून आप जो भी बनाते हैं, उस कानून से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा, तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। देखिए, जैसे किसानों के लिए को लेकर कानून बनाए गए, फार्म लॉ बनाए गए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, लेकिन जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया, तो क्या हुआ नतीजा? अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कॉमन सिविल कोड हो या कोई दूसरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि हम ना कुछ छुपाते हैं और ना ही कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है वो सबके सामने दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से मिलान होता है। मैं सुझाव दूंगा कि जीत हार होती रहती है, आपके सामने बहुत बड़ी पराजय दिख रही है। आप अपना मानसिक संतुलन मत खोइए। भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। फिर उसके बाद दिव्य ज्ञान आया, तब ये बातें आ रही हैं। अरे, मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीत हार होती है, एक बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए, पॉलिटिकल स्पिरिट रखिए। हार जीत लगा रहता है, लेकिन भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। आपके कई एक नेता हैं जो फर्जी डिग्री, किसी एफिडेविट में 8वां पास, किसी में मैट्रिक पास, किसी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और भी कई एक मंत्री इनके थे जिन पर इस तरह के आरोप लगे थे, एक सांसद भी हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में दिख रहा है कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है, जिसका लाभ हमें मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल है उसके हिसाब से कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार बना हुआ है पहले से ही। और अभी मैं गया था महाराष्ट्र, तो मैंने देखा कि आम लोगों के अंदर सरकार विरोधी माहौल है और उसका लाभ हमें मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग टू कांग्रेस और गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, 4 तारीख नामांकन वापस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आज सुबह एक बड़ा बम धमाका हुआ। इस धमाके में 5 स्कूली बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये धमाका रिमोट की मदद से किया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक विस्फोट बलूचिस्तान के मसंगुत जिले के सिविल अस्पताल स्थित एक स्कूल के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुआ है। इस धमाके को लेकर कलार डिवीजन की कमिश्नर नईम बाजई ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक मोटरसाइकिल पर IED लगाया गया था, जो पुलिस मोबाइल वाहन के पास फटा है। उन्होंने बताया कि इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। इस धमाके में 22 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं एक न्यूज़
एजेंसी के मुताबिक घायलों में अधिकतर स्कूली बच्चे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस धमाके में पुलिस वैन के साथ साथ आसपास के खड़े कई वाहनों को भी नुकसान हुआ है। प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि विस्फोट के बाद कोयटा के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सभी चिकित्सकों, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को बुलाया गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।